Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 12th Macroeconomics. Friends, Class 12th Macroeconomics में हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हम कुछ वीडियोस पहले भी कर चुके हैं। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स। आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 12th मैक्रोइकोनॉमिक्स में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। And please don't forget to like, share and subscribe this channel with your friends. Let's get started. Let's go back to when we were young. All the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids. तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीगेट डिमांड किन किन चीजों से बनी होती है। अब जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम ऑफ डिमांड्स। इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड होती है, अलग अलग सेक्टर्स की जो डिमांड है वो जुड़ी हुई होती है। और अब हम इसे पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि डिमांड करते हैं और किस तरह की डिमांड होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिनको मिला के एग्रीगेट डिमांड बनता है। तो याद रखिएगा कंपोनेंट्स वर्ड जब भी आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताना है कि किन पार्ट्स को असेंबल करके ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो बनी है। क्लियर? तो सबसे पहले आप प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्राइवेट और हाउस होल्ड का मतलब यहां पर एक ही है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक घर चलाने के लिए कुछ गुड्स या सर्विसेज खरीदता है उसको बोलते हैं प्राइवेट या हाउस होल्ड। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को यूज करना। अब चाहे उसको आप यूज करके पूरा का पूरा खत्म कर दो, जैसे कि जो फूड आइटम्स होते हैं हम लोग यूज करके पूरा खत्म कर देते हैं, या उसको कुछ दिनों तक यूज करते रहो। अब जैसे कि क्लोथ्स होते हैं, बुक्स होती हैं, तो ये भी कंजम्पशन में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको यूज कर लेते हैं और यूज करना शुरू भी कर देते हैं तो उसको कंजम्पशन बोला जाता है। अगर आप मार्केट से उसको खरीद के लाके किसी ना किसी तरह यूज कर रहे हैं तो उसको कंजम्पशन बोला जाता है। और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो याद रखिएगा, इसका मतलब हो गया कि हाउस होल्ड जितना भी कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड का सबसे पहला पॉइंट बन जाता है। अब देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। सबसे पहले आपको यह भी देखना है कि इकोनॉमिक्स में जो अभी आगे जाके हम चैप्टर्स जितने भी पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड, तो उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैपिटल सी डिनोट किया जाता है। कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप कैपिटल सी देख लें तो समझ जाइएगा कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो कि एक हाउस होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, it is the expenditure incurred by household on purchase of goods and services during an accounting year. So बाकी सारी चीजें वही है, ये रटने वाली डेफिनेशन है, बाकी मतलब मैंने आपको समझा दिया है। बस एक चीज आपको और ऐड कर लेनी है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि इसमें सभी हाउस होल्ड के बारे में आपको बात करनी है और कितने समय भी तो पता होना चाहिए ना कि कितने टाइम की डिमांड के बारे में बात हो रही है। तो ये एन अकाउंटिंग ईयर के बारे में बात हो रही है, तो ये टाइम लिमिट बताई गई है यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की, एग्जांपल में आ गया फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या और कुछ। क्लियर? तो यहाँ पे हेल्थ भी हो सकता है, अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं या कोई आप रेगुलर एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं, तो ये सारी भी गुड्स एंड सर्विसेज में ही काउंट होता है प्राइवेट हाउस होल्ड के। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हैं। और उसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में जो कि जानना जरूरी है। देखिए यहां लिखा है हायर द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहां पे एक नया वर्ड आया है जिसको बोला जा रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए स्टूडेंट्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी एक हाउस होल्ड है, उसके पास कहीं से भी जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी कमाने के सोर्सेज हैं, सो उसके पास जितनी इनकम आती है एक साल में तो उसको बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और उस इनकम को वो बचाता भी है और उस इनकम में से खर्चा भी चलाता है। इन दोनों को मिला के बनती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर?
तो यहां पे लिखा है हायर द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जितनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है कि जब भी मान लेते हैं कि अगर ज्यादा इनकम नहीं है किसी फैमिली की, तो वो उन चीजों पे ही खर्च करते हैं जो कि बहुत नेसेसरी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मेडिसिन हो गया या नॉर्मल लिविंग के लिए जो भी चीजें, खाना हो गया, पानी हो गया, और उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ मेडिसिन पे खर्चा चला जाता है, एजुकेशन पे भी होता है, तो वो बहुत लिमिटेड खर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ हाई क्लास फैमिलीज जो होती हैं, जो रिच फैमिलीज होती हैं, वो ज्यादा खर्चा करना पसंद करती हैं। वो कुछ ऐसे भी खर्चे करती हैं जो कि शौकिया तौर पे होते हैं, अपना शौक पूरा करने के खर्चा होते हैं, जैसे कि मूवीज देखना हो गया या कहीं घूमने चले जाना, बार बार कहीं टूर पे जाना, विदेश चले जाना। तो ये जो खर्चा होता है ये भी किया जाता है, ये रिच फैमिलीज के खर्चे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप ध्यान से समझे तो जितनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिस फैमिली की ज्यादा होगी उतना ही वो खर्चा ज्यादा करेंगे। सो ये एक बस जेन्युइन लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आपका एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, उसको डिफाइन करना है, तो आप इस लाइन को भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अगले वाले पॉइंट में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की डेफिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम refers to the income from all sources which is available to household for saving and consumption. So यहां पे लिखा है इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्स हैं। अब जितनी फैमिली में जितने भी लोग कमा रहे होंगे, अलग अलग तरीके से कमाई होती है। कुछ लोग जॉब पे जाते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कुछ घर पे बैठ के कमाते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो जितने भी कमाई के जरिए हैं उन सबको मिला दिया जाए और वो जो पैसा आया, जितना भी पैसा आया, उसको सेव कर लिया जाए या कंज्यूम कर लिया जाए। ठीक है, आदमी दो ही काम करता है ज्यादातर, सेविंग और कंजम्पशन का, या तो वो सेव कर लेगा या वो खर्च कर देगा। ठीक है, यहां पे इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन नहीं है, इन्वेस्ट भी होता है, तीसरा ऑप्शन भी होता है। इन्वेस्ट करने का मतलब है जब आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो। देखिए, सेव करने का मतलब तो हो गया आपने बैंक में डाल दिया, सेविंग अकाउंट में, या अपने पास रख लिया किसी गुल्लक में या किसी तिजोरी में। ठीक है, ये हो गया सेव। और इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कंपनी में आपने शेयर्स खरीद लिए या बैंक में आपने एफडी करा दी, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट अभी ना लेके सेविंग और कंजम्पशन लिया जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर है। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड एक साल के अंदर अंदर जो जरूरी चीजें होती हैं, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उस पर किया जाता है। और हायर द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जितनी उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी उतना ही वो खर्चा ज्यादा करेगा। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो होता है जितनी भी टोटल इनकम अवेलेबल है एक हाउस होल्ड के पास सेव और कंज्यूम करने के लिए, उसको बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड पॉइंट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से भी डिनोट किया जाता है, और ये है सेकंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो पहला कंपोनेंट हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी से डिनोट करते थे, और सेकंड वाला हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। अब ये स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। अब ये जैसे कि एक कॉमन पर्सन है, वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है या डिबेंचर्स खरीदता है या किसी बैंक में एफडी करा लेता है लंबे समय के लिए, तो उसको बोला जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट या हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, इस टॉपिक में हम इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं जो फर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, फर्म्स इन्वेस्टमेंट। जो एक कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्ट करती है। अब ये कंपनी किस चीज में इन्वेस्ट करेगी? देखिए, ये इन्वेस्ट करेगी फिजिकल एसेट्स खरीदने में, कैपिटल गुड्स खरीदने में। अब ये कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसा सामान
जो कि और सामान बनाने में हेल्प करता है। जैसे मशीन्स हो गई। मशीन क्या होती है? मशीन कोई कंपनी खरीदती है तो बेचने के लिए थोड़ी खरीदती है। मशीन अगर कोई कंपनी खरीदती है तो उससे एक रॉ मटेरियल से फाइनल गुड तैयार करती है और उसके बाद उस सामान को बेचा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनी भी होती है जो मशीनों को खरीद के मशीनों को ही बेचती है। मैं उनकी अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूं कि मैं कोई मशीन लेके आया और उससे कुछ सामान बनाया और उस सामान को बेचा। तो जो मशीन हो गई वो हो गई कैपिटल गुड। उसी तरह बिल्डिंग की बात भी कर सकते हैं। अब मैंने एक बिल्डिंग खरीदी जहां पे मैंने एक फैक्ट्री लगाई या ऑफिस खोला और उसमें सामान को रेडी किया गया, सामान का सारा रिकॉर्ड रखा गया और फिर उसको बेच दिया सामान को। तो जो बिल्डिंग है वो तो मेरे पास परमानेंट है, कई सालों के लिए रहने वाली है, तो वो भी एक कैपिटल गुड हो गया। सो बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, और या कोई ऑफिस इक्विपमेंट होता है, फैक्ट्री में यूज करने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। सो ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये भी बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, तो इन सब को कैपिटल गुड्स में डाला जाता है। तो यहां अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, यहां पे प्राइवेट फर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, अब कंपनी भी तो अलग अलग तरह की होती है, गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है, जॉइंट वेंचर भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और कॉरपोरेशन भी होते हैं। तो 11th क्लास की बीएस में पढ़ा था अच्छे से हमने किस किस तरह की कंपनीज होती हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट फर्म्स की बात हो रही है जिसका ओनर एक प्राइवेट पर्सन होता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। तो यहां पर जितना भी सामान प्राइवेट फर्म्स द्वारा खरीदा जा रहा है और जो सामान है वो कैपिटल गुड्स है, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। वो भी तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अब वो इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसे को खर्च ना करना बल्कि उसको ऐसी जगह लगा देना जो ग्रो कर सके, चीजें जो उस पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो कर सके, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि आप मशीन खरीद के ले आए तो वो खर्चा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपकी जो नीयत थी, आपका जो आइडिया था उस समय, वो था ग्रोथ का। तो ग्रोथ के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के हिसाब से जब भी आप खर्चा करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, उसको एक एक्सपेंडिचर नहीं बोला जाता। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो मशीनरी एग्जांपल देख लेते हैं। मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, बिल्डिंग, और चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब ये चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया, जितना भी सामान मेरे पास पड़ा होता है गोदाम में, रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, या कोई बना बनाया सामान भी पड़ा हुआ है लेकिन अभी बिका नहीं है, तो वो मेरा स्टॉक हो गया। अब दो तरह के स्टॉक होते हैं, साल के शुरुआत में मेरे पास जितना था और साल के एंड में जितना है। तो एंड वाला तो अभी यूज ही नहीं किया मैंने, तो उसको तो माइनस करूंगा नहीं। साल के शुरुआत वाला मैंने साल में यूज कर दिया होगा, साल के शुरुआत वाला मैं पहले बेचूंगा। तो इसीलिए यहां पे चेंज इन इन्वेंट्री जो लिखा है वो भी वही सामान है जो कि मैंने बेच दिया है या और खरीद के रखा हुआ है। बेसिकली वो सामान जो कि अभी मेरे पास बचा हुआ है उसको बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। जो बेच दिया है उसको माइनस कर देना है, और इस साल आपने और सामान खरीदा होगा तो वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो उसको बोला जाता है चेंज इन इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग के साथ साथ चेंज इन इन्वेंट्री भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए नोट लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए 12th क्लास के हिसाब से ये नोट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। सो अभी फिलहाल आपके कोर्स के हिसाब से यहां ये मान लिया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनॉमस है। अब ये ऑटोनॉमस क्या होता है? ऑटोनॉमस होता है जो चेंज ना हो, जो सेम चलता रहे, यूनिफॉर्मली चलता रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। अब यहां पे ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऑटोनॉमस क्यों माना गया है? स्टूडेंट्स देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को सिंपल करने के लिए आप अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज में ही चेंज लाएं तो वो बेटर होता है।
बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दें, ताकि आपको जो मेन चीज है जिसमें फर्क समझना है उसमें चेंज पता लग जाए। अगर आप सारी ही चीजों को चेंज करोगे तो जो कॉन्सेप्ट होगा वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जो कि आपकी क्लास के हिसाब से अभी सही नहीं है। तो इसीलिए फिलहाल इन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कर दिया है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब दैट इज इट विल नॉट चेंज विथ चेंज इन इनकम। अब ज्यादातर चीजें इनकम चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है। अब मान लेते हैं कंपनी को नुकसान हो गया 1 साल, ठीक है, 1 साल नुकसान हो गया उसको, तो वो तो इन्वेस्टमेंट कम करेगी उस साल, मशीनें वगैरह कम खरीदेंगी। लेकिन अभी हम ये मान लेते हैं कि उतनी ही मशीनें खरीदेंगी जितना जब प्रॉफिट हुआ था तब खरीदी थी उसने। अभी हम यही मान के चलेंगे कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है वो बिल्कुल सेम तरीके से कर रही है, यूनिफॉर्म तरीके से कर रही है। क्लियर? इससे हमको चीजें बेहतर समझ आएंगी। आगे की वीडियोस में आपको पता लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बस इतना याद रखिएगा कि ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो इनकम लेवल के साथ चेंज ना हो, और चीजों को आसान करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऑटोनॉमस मान के चलना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी सेकंड पॉइंट आपको क्लियर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि प्राइवेट फर्म्स द्वारा किया जाता है, कौन सी चीजों पे? कैपिटल गुड्स पे। और कैपिटल गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जो और सामान बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और अभी फिलहाल के लिए हमने इसको ऑटोनॉमस माना है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कंपनी को ये चाहे फायदा हो या नुकसान हो, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट जिसमें लिखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जिसको डिनोट किया जाता है जी से। क्लियर? तो इस पॉइंट पे हम सीखने वाले हैं गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करती है। देखिए, प्राइवेट लोगों का एक्सपेंडिचर पढ़ लिया हमने, फर्म्स का भी एक्सपेंडिचर पढ़ लिया। अब गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ डिमांड करेगी जो कि एग्रीगेट डिमांड में काउंट होगा। तो वही जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the government on consumer goods and capital goods। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर 2 तरह के सामान में अपना खर्चा करती है, 2 तरह की चीजों की डिमांड करती है। पहली होती है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी है कैपिटल गुड्स। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, सबसे पहले लिखा है टू सैटिस्फाई नीड फॉर एन इकोनॉमी। सो ये जो गवर्नमेंट दोनों खर्चे करती है, ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी की नीड होती है, उस समय जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए करती है। अब गवर्नमेंट ज्यादातर कहां खर्चा करती है? आप कहेंगे फ्लाईओवर बनाती है गवर्नमेंट, या हाईवे बना देती है गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी रोड्स बना देती हैं, रेलवे नेटवर्क बनाती है, स्कूल्स भी बनाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गवर्नमेंट इन्हीं चीजों पे खर्चा करती है। क्लियर? लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो क्या सिर्फ इन्हीं चीजों पे खर्चा करती है? ये तो ऐसी चीजें सारी आपने गिना दी जो कि लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं, ठीक है, और इस पे अगर एक बार खर्चा कर दिया जाए तो ज्यादा दोबारा इसमें जल्दी खर्चा नहीं होता है ना। अगर हम हाईवे बना देते हैं तो कई साल तक चलता है हाईवे, स्कूल बना देते हैं तो कई साल निकल जाते हैं, है ना, और स्कूल चलता रहता है। कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जो गवर्नमेंट खर्च करती है और उसी समय खत्म हो जाती है और गवर्नमेंट का रेगुलर खर्चा हो जाता है। बिल्कुल होती हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए जो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है उसको भी आप काउंट कीजिए। अब लॉ एंड ऑर्डर में कैसा खर्चा? अब एक बात बताइए, पुलिस, आप चले जो जाते हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने किसी भी चीज की, पुलिस को पेट्रोल कहां से मिलता है? पुलिस आपके पीछे पीछे आ जाती है या आप कॉल मिला देते हैं, पुलिस वहां पे मौजूद होती है आपकी हेल्प करने के लिए। कहां से पैसा आता है उनके पास? अब कोर्ट में भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अपना। किस तरह से? देखिए, जो भी कैदी होता है या जो भी ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर इल्जाम साबित हो गया तो उसको जेल में रखा जाएगा, तो उस पर भी तो खर्चा होगा ना, उसके खाने पीने पे, उसकी सिक्योरिटी पे खर्चा किया जाएगा, ठीक है। जो लोग उसकी सिक्योरिटी कर रहे होंगे उनको सैलरी दी जाएगी। तो ये सारे खर्चे भी होते हैं गवर्नमेंट के, रेगुलर बेसिस पे होते हैं। उसके अलावा डिफेंस पे आ जाते हैं। अब देखिए डिफेंस, अब यहां पर आपको ये जानना जरूरी है, देखिए इंडिया एक बड़ी कंट्री है और उसका तो डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ज्यादा ही होता है।
क्यों? क्योंकि नए नए हथियार खरीदने होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और हमारे आसपास जितने भी देश हैं वो कुछ खास पसंद भी नहीं करते हमको, तो डिफेंस में भी खर्चा करना होता है गवर्नमेंट को, और ये तो ऐसा खर्चा है जो रेगुलर बेसिस पे होगा। आपको हथियार खरीदने हैं, और पुराने हथियार जो पुराने हो चुके हैं उनको हटाना भी होता है, उनकी जगह पे भी नए हथियार आपको चाहिए। तो ये डिफेंस पे खर्चा हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो हेल्थ पे भी खर्चे होते हैं। तो इस तरह से खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के। तो आइए अब पढ़ते हैं। देखिए, दो तरह के यहाँ पे खर्चे लिखे हुए हैं। एक को बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, डिफेंस। देखिए, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली ऐसे सामान होते हैं जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं या उन पे बार बार खर्चा करना पड़ता है आपको, ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स होता है। तो गवर्नमेंट के लिए कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए? लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्चा करना हो गया, ठीक है, हेल्थ पे, डिस्पेंसरी में भी मेडिसिन जो होती हैं आप देखोगे कि वहां पे फ्री मिलती है पेशेंट्स को, तो ये सारी जो मेडिसिन हैं इस पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। और डिफेंस का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इंडिया में डिफेंस पे भी खर्चा होता है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और इस पे अगर एक बार आपने खर्चा कर दिया तो कई सालों तक आपको उसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स। तो गवर्नमेंट जब भी हाईवे बनाएगी, रोड बनाएगी या पावर प्लांट बनाएगी, तो जितने भी सामान की उसको जरूरत पड़ेगी उसमें, तो वो आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, और जो कि काउंट होता है एग्रीगेट डिमांड में। क्लियर? तो गवर्नमेंट जितने भी तरीके का खर्चा करती है उसको भी आपको एग्रीगेट डिमांड में ऐड करना होता है। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं अपना लास्ट पॉइंट। यहां पे लिखा है नेट एक्सपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होगी इस पॉइंट में, क्योंकि देश के अंदर की जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है या फर्म्स हैं, उसके डिमांड के बारे में तो पढ़ लिया, जो कि एक देश के अंदर होती है। अब हम देश के बाहर से जो डिमांड आ रही है हमारे सामान की, उसका भी तो रिकॉर्ड रखेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड में, क्योंकि हम पूरे देश की डिमांड की बात कर रहे हैं और देश में जितना भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिमांड की बात कर रहे हैं, तो विदेशी लोग जो हमारा सामान खरीदना चाहते हैं उसकी डिमांड की भी बात होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसका मतलब क्या है? जितना भी सामान हमारी कंट्री में बन रहा है और उसकी डिमांड विदेशों से आ रही है, तो उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर? तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया जितना भी सामान हम लोगों ने विदेशियों को बेचा या उनके पास जो डिमांड आ रही है। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया जितना भी सामान विदेशी लोग हमारा खरीदना चाहते हैं, विदेशी कंट्री हमसे खरीदना चाहती हैं, उसको बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर? अब ऐसे क्या एग्जांपल हो सकते हैं? देखिए, बेसिकली इंडिया की जो फेमस चीजें हैं वो तो विदेशों में बिकती ही बिकती हैं। अब जैसे कि जूट, कॉटन, टी, स्पाइसेस तो बहुत ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि इंडिया फेमस ही स्पाइसेस के लिए और बहुत पहले से फेमस है। तो ये वाली चीजें, सारी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, तो इसको भी एग्रीगेट डिमांड में काउंट करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड का जो चौथा कंपोनेंट है वो यही चीजें बन जाती हैं जो विदेशों से डिमांड आ रही है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट किया जाता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करके। अब देखिए, बाहर अगर हम कुछ सामान बेच रहे हैं तो बाहर से कुछ सामान खरीदेंगे भी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर कंट्री को दूसरी कंट्री से खरीदनी पड़ती है। हर कंट्री अपने आप में पूरी तरह फुलफिल्ड नहीं होती है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती है। उसी तरह अगर हम बाहर कुछ सामान बेच रहे हैं तो हम बाहर से कुछ सामान खरीदेंगे भी। तो जितना भी सामान हम लोगों ने इंपोर्ट कराया है उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो डिमांड में नहीं है। क्लियर? तो वो डिमांड में नहीं है, मतलब एग्रीगेट डिमांड में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम एग्रीगेट डिमांड में क्या काउंट कर रहे हैं? सिर्फ अपने देश का जो सामान है वो डिमांड में होना चाहिए। इंपोर्ट तो वो वाला डिमांड हो गया ना जो विदेशी सामान हम मंगवाना चाहते हैं, वो तो हमने बनाया ही नहीं सामान, तो वो हम डिमांड में काउंट नहीं करेंगे। भले ही हम लोग खरीद रहे हैं उसको, लेकिन बना बाहर है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी एग्रीगेट डिमांड में हम सिर्फ और सिर्फ वही सामान इंक्लूड करने वाले हैं जो कि हमारे देश में बना है और हमारे देशवासी उसको यूज करना चाहते हैं। क्लियर? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम इसको टोटल करें तो एग्रीगेट डिमांड बन जाती है 4 पॉइंट्स को मिलके, जिसमें सबसे पहले हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं प्राइवेट लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स,
इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्म्स या कंपनीज। उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर दो तरह के सामान लेती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो कि हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट्स को ऐसे लिखा जाता है, ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है एग्रीगेट डिमांड का, जिसमें टोटल 4 कंपोनेंट हो गए हैं। और आपको एक और चीज याद दिला देता हूं कि क्योंकि 12th के कोर्स के हिसाब से ये चारों कंपोनेंट आपको नहीं करने हैं, इसमें से सिर्फ 2 कंपोनेंट ही हैं। अभी फिलहाल जो इकोनॉमी इसमें ली गई है, जो भी इकोनॉमी ली गई है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर? क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें ना गवर्नमेंट कोई रोल प्ले करती है और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स कोई रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को आउट ऑफ द कोर्स कर दिया गया है। एडी का जो मतलब है वो सिर्फ प्राइवेट हाउस होल्ड की डिमांड और फर्म्स की डिमांड, सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मिला के एडी बनाया गया है। ठीक है, हालांकि हायर क्लासेस में आप इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको 12th के हिसाब से सिर्फ एडी इज इक्वल टू C+I यूज करना है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टू सेक्टर मॉडल। इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होंगे, इसमें बाकी के जो दोनों सेक्टर्स है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, और इसी चीज को जब 2 सेक्टर होते हैं तो उसको बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताई गई सारी चीजें आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एग्रीगेट डिमांड का डायग्रामेटिक और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Kids across the land, Savannah.